बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। और इसको हमने समझना है एक अपरेटस जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है। इस अपरेटस की हेल्प से हमने समझना है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव को। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी हैं इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले आपको मैं वो तमाम बातें रिवाइज़ कराऊंगा ताकि जब आपको वो तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको समझ पाएंगे। नंबर 1 पे इंटरफेरेंस क्या होती है। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि जब दो वेव या दो से ज़्यादा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती जुलती है या सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, ठीक है, वो एक मीडियम में ट्रैवल करती हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, एक ही स्पीड से और एक ही टाइम में। अगर वो आपस में सुपरपोज होती हैं तो सुपरपोज होकर वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं या इंटरफेरेंस बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बदले में एक रिजल्टेंट वेव मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है उन दो वेव्स के जिनको हमने मिलाया था, या फिर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सुपरपोज होती है। ठीक है, आपको याद होगा, मान लीजिए एक हमारे पास ये वेव है, ये वेव चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। एक और वेव ले लेते हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों की, सेम डायरेक्शन में ये दोनों ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, और ये सुपरपोज होती हैं इस तरह से कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर है। ठीक है, तो इस तरह से जो दो वेव्स मिलती हैं, हम इन दोनों वेव्स को बोलेंगे ये इन फेज हैं। ठीक है, इनमें फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो फेज डिफरेंस है या इन फेज है। ठीक है, और ये अगर मिलती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो ये एक रिजल्टेंट वेव बनाएगी जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड को प्लस करने से मिलेगा। ठीक है, ऐसे। और इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। सही है, और याद रहे, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि क्रस्ट पे गिर रहा है, ट्रफ पे गिर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, और इस केस के अंदर ये दोनों जो हैं वो इन फेज हैं, इनमें फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर ये दो वेव्स इस तरह से मिलती लाइक दिस, ये एक वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, एक और वेव है उसी फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में एक ही टाइम में ट्रैवल कर रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन इस तरह से मिलती है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ रहा है और दूसरी का ट्रफ पहले के क्रस्ट पर, इसी तरह से। तो इस तरह से अगर दो वेव्स होंगी तो हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज हैं। और स्पेशली अगर एक वेव का क्रस्ट एग्जैक्टली ट्रफ पर गिर रहा होगा या क्रस्ट एग्जैक्टली ट्रफ पर गिर रहा होगा तो ये 180 आउट ऑफ फेज होती हैं। ठीक है, और इस सूरत में ये क्या करती हैं, अगर इनका एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को ख़त्म कर देती हैं, जीरो एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दो हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं इंटरफेरेंस की। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि बच्चों, अगर पाथ डिफरेंस जो है, चले मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा डी से शो करते हैं, पाथ डिफरेंस अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, ठीक है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और अगर पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा डी m प्लस 1/2 टाइम ऑफ लैम्डा हो तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं इसको समझने के लिए। ओके, अभी मैं फर्दर इनको एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम आते हैं जी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव की तरफ। अभी अभी हमने सीखा कि वेव्स जो हैं वो जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, वो सुपरपोज होती हैं, तो वो क्या करेंगी, इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करेंगी। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में हम वेव की बजाय साउंड वेव की बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऐसी साउंड वेव्स ले लेंगे आप, ठीक है, कि जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी है उनकी, और वो दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक ही मीडियम में वो सुपरपोज होंगी और हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करेंगी। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है। उसको हम यूँ डिफाइन कर लेते हैं, द इफेक्ट
प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ द साउंड वेव्स। एक ऐसा इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है साउंड वेव्स के सुपरपोज होने से, कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर दो सोर्स जो है जिनसे साउंड आ रहा है वो कोहेरेंट है तो वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड भेजेंगे, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम रीजन या सेम मीडियम कह लें एट द सेम टाइम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज से दो साउंड वेव्स आ रही हैं, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, ठीक है। वो एक ही टाइम में, एक ही मीडियम में, एक ही डायरेक्शन में दोनों मिलती हैं, सुपरपोज होती हैं और हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं। उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। ओके अब बच्चों इसको हमने समझना है जी इस ऑपरेटर्स की हेल्प से। ये हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं कि ये यू शेप का एक पाइप है ऐसा, ठीक है, इधर, और इसके अंदर एक और ये ब्लू कलर का पाइप आपको नजर आ रहा होगा ऐसे। ये जो ब्लू कलर का पाइप है ये इसके इनसाइड मूव भी कर जाता है और वापस इसका इस तरह से आप इसको आउटवर्ड भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने नीचे शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके दो पॉइंट होते हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये ओपन पॉइंट होते हैं। यहां से हम साउंड वेव को इसमें इंटर करते हैं, इसको इनलेट कहते हैं। इस पॉइंट से हम साउंड वेव को बाहर निकालते हैं, इसको आउटलेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये एक रबड़ होता है, ये रबड़ बैंड, इसका क्या फंक्शन होता है मैं आपको जब इसको मजीद समझाऊंगा आगे चल के तो बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करना है। उसके लिए क्या करेंगे जी, हम एक ट्यूनिंग फोक लेंगे। ये आ गया जी हमारा ट्यूनिंग फोक, ठीक है। इस ट्यूनिंग फोक को हम रबड़ बैंड के ऊपर जो है वो ज़ोर से हिट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे, आपके लिए जो भी कहना चाहते हैं, ऐसे। तो इसके जो प्रोंग्स हैं ये वाले, ये दोनों आर्म जो हैं इसके, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो इनकी वाइब्रेशन से ना साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको ट्यूनिंग फोक को ना इसके माउथ के ऊपर इस तरह से ऐसे रखेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे रखेंगे तो अब क्या होगा, इसकी जो साउंड वेव्स हैं वो इसमें इंटर होंगी, यहाँ से इधर भी जाएंगी और ये इधर भी जाएंगी। इनिशियली आपने इसको इस तरह से क्लोज किया हुआ है कि ये यहाँ से जो साउंड एक फासला तय करके इस पॉइंट तक आता है और यहाँ से जो साउंड एक फासला तय करके आता है वो दोनों बराबर है, यानी ये वाला पाथ और ये वाला पाथ दोनों बराबर हैं जब ये इस सिचुएशन में, ये कंप्लीट क्लोज कह लें आप इसको, ठीक है। इस सिचुएशन में है तो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब एक ही सोर्स से हमने ये साउंड भेजा, एक साउंड इधर आ रहा है, एक साउंड इधर आ रहा है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कोहेरेंट सोर्सेज से साउंड वेव्स आ रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड यहाँ से बिखर के यूं आ रहे हैं, ऐसे दोनों ऐसे आ रहे हैं। अब इधर और इधर दोनों तरफ पाथ सेम है, तो इस साउंड के पाथ में और इस साउंड के पाथ में जितना वो फासला तय करके है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो जब दो वेव्स हमारे पास इस तरह से आके मिलेंगी ऐसे कि उनमें कुछ भी पाथ डिफरेंस नहीं है, जब पाथ डिफरेंस उसका जीरो है तो उस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये दो वेव्स हैं ना, ये इन फेज हैं, इनमें पाथ डिफरेंस नहीं है। इस सूरत में देखिए क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आता है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आता है, ठीक है। और क्या होता है, ये दोनों सुपरपोज होती हैं और उससे क्या होता है जी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहां पर तो हम साउंड की वेव्स की बात कर रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है, उसमें क्रस्ट ट्रफ तो नहीं होंगे, उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से जो आई है इस पॉइंट के ऊपर भी आके कंप्रेशन है अगर, तो इधर से भी आके इधर कंप्रेशन ही मिलेगी। जब कंप्रेशन से मिलेगी, ठीक है, तो जिस तरह क्रस्ट से मिलकर एम्पलीट्यूड बढ़ाता है वैसे कंप्रेशन से मिलकर भी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगी। या अगर रेयरफैक्शन इस पॉइंट पर आती है तो इधर से भी रेयरफैक्शन ही इस पॉइंट पर आएगी, क्योंकि पाथ डिफरेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक। कंप्रेशन से मिलेगी, रेयरफैक्शन से मिलेगी और एम्पलीट्यूड साउंड का बढ़ जाएगा। और यहां से अगर आप साउंड को सुनेंगे तो आपको एक बुलंद आवाज सुनाई देगी, एक लाउड साउंड आप सुन पाएंगे, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये साउंड की इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। बात समझ गए। अब मैं जल्दी से फिर से रिवाइज करता हूं। इनिशियली हमने इस तरह इसको रखा हुआ, क्लोज किया फुली, कि ये वाला पाथ
اور یہ والا پاتھ، یعنی یہ اے سی بی والا پاتھ اور اے ڈی بی والا پاتھ، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ ان کیس آف کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہمارے پاس جو پاتھ ڈفرنس آتا ہے ڈیلٹا ڈی، وہ کتنا ہے؟ ایک پاتھ یہ ہے اے ڈی بی، اے ڈی بی پاتھ مائنس یہ والا پاتھ کون سا ہے؟ اے سی بی، اے سی بی، وہ کتنا ہے؟ کتنا پاتھ ڈفرنس ہے؟ جب دونوں پاتھ کی لمبائی سیم ہے تو پاتھ ڈفرنس تو زیرو ہوگا، تو پاتھ ڈفرنس از زیرو لیمڈا. ٹھیک ہے، زیرو لیمڈا کے برابر ہے، کوئی بھی پاتھ ڈفرنس اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس صورت میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر پاتھ ڈفرنس جو ہے وہ انٹیگرل ملٹیپل آف لیمڈا ہو تو ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے اف ڈیلٹا ڈی از اکوس ٹو ایم لیمڈا دین دیر از کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. اور ایم کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے؟ 0 بھی ہو سکتی ہے، 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پاتھ ڈفرنس اگر ایکول ہوگا تبھی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی. اگر پاتھ ڈفرنس یعنی ڈیلٹا ڈی کی ویلیو وہ 1 لیمڈا ہو جائے، 2 لیمڈا ہو جائے، 3 لیمڈا ہو جائے، 4 لیمڈا ہو جائے، اس طرح سے، تو تب بھی ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس پہلا جو کیس ہے، کیس 1، یہ فار کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے. ٹھیک ہے، تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے ان میں سے کوئی بھی کیس آپ لے سکتے ہیں. ابھی اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 0 پاتھ ڈفرنس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا فینامنا یہاں پر ہوا. اب دیکھتے ہیں جی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسا کریں گے کہ اس کو نا، اس یو شیپ والے پائپ کو تھوڑا سا باہر کی طرف کھسکاتے جائیں گے، تھوڑا باہر کو اس کو پش کرتے گئے. ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا باہر ہم نے اس کو ایک ایسی جگہ ایڈجسٹ کر دیا. فرض کر لیں کہ یہ ہم نے اس کو اتنا آؤٹ کر دیا کہ اب اس کے اور اس کے پاتھ میں کچھ ڈفرنس آ چکا ہے، جیسا کہ آپ کو دیکھنے میں بھی ملے گا. دیکھیں اب یہاں سے ساؤنڈ انٹر ہوا نا، ایک ساؤنڈ نے یہاں سے ٹریول کر کے یہاں آنا ہے، اور اس کا راستہ کو ہم نے بڑھا دیا، اس کے راستے کو بڑھا دیا، یہ زیادہ دور سے ہو کے آئے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کے پاتھ میں اور اس کے پاتھ میں ڈفرنس تو آ گیا. ٹھیک ہے نا، جب آپ نے اس کو آؤٹ ورڈ پش کیا تو یہ پاتھ اب چھوٹا ہو گیا، یہ والا پاتھ اب تھوڑا لمبا ہو گیا ہے. اس پاتھ میں اور اس پاتھ میں اب آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا. سمجھے؟ اچھا، ڈفرنس آ گیا. اب اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ اس والے پاتھ میں اور اس والے پاتھ میں جو ڈفرنس ہے وہ انٹیگرل لیمڈا نہ ہوا بلکہ لیمڈا بائی 2 کے برابر ہوا، یا 3 لیمڈا بائی 2 کے برابر ہوا، یا 5 لیمڈا بائی 2 کے برابر ہوا، تو پھر ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے. کیسے؟ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ m+1/2 ٹائم لیمڈا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے لکھیں، اس کو آسانی کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مان لیجیے آپ کے پاس لیمڈا بائی 2 کے برابر پاتھ ڈفرنس آ جائے، یا 3 لیمڈا بائی 2 کے برابر آ جائے، یا 5 لیمڈا بائی 2 کے برابر آ جائے، 7 لیمڈا بائی 2 کے برابر آ سکتا ہے، 9 لیمڈا بائی 2 کے برابر آ سکتا ہے، کچھ بھی آ جائے ان میں سے پاتھ ڈفرنس. اس سارے کا آنسر جو ہے نا یہ ملتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، ایم کی ویلیو 1 پٹ کرو، 2 پٹ کرو، 3 پٹ کرو، 4 5 6، تو یہ ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، لیمڈا بائی 2، 3 لیمڈا بائی 2، 5 لیمڈا بائی 2، 7 لیمڈا بائی 2، 9 لیمڈا بائی 2. اوکے، اچھا اب آپ نے اس کو باہر کی طرف پش کیا، اور مان لیجئے کہ کچھ ایسی سچویشن ہو گئی کہ اس کے اور اس کے پاتھ کے ڈفرنس میں لیمڈا بائی 2 کا ڈفرنس آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب کیس 2، کیس نمبر آ گیا ہمارے پاس 2. کیس 2 میں اب ہمارے پاس جو پاتھ ڈفرنس ہے ڈیلٹا ڈی، اگر وہ پاتھ ڈفرنس، اس کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں، یہ والا پاتھ اس کا نام کیا ہے؟ اے ڈی بی. پاتھ اے ڈی بی، اے ڈی بی مائنس یہ والا پاتھ اے سی بی، اے سی بی، یہ دونوں پاتھ. ٹھیک ہے، ان کا جو ڈفرنس ہے اگر آپ کے پاس اس کے ایکول آ جائے تو پھر ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو سکتی ہے. ہم ایک سمپلسٹ کیس لیتے ہیں، لیمڈا بائی 2 کے برابر. لیٹ سپوز کہ لیمڈا بائی 2 کے برابر آ گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی. سمجھ گئے؟ یہاں پہ ویسے لکھنا یہی چاہیے جو میں نے یہاں پر کنڈیشن لکھی ہے، جنرل کنڈیشن. ٹھیک ہے، وہ والی کیا؟ m+1/2 ٹائم لیمڈا. ٹھیک ہے، باقی آسانی کے لیے آپ لیٹ کر لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ویلیو کتنی آ گئی ہے؟ لیمڈا بائی 2
अपनी आसानी के लिए आप कर सकते हैं कि इनमें पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, λ/2 के बराबर आ गया, ठीक है, λ/2 के बराबर। तो जब λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया आपको कि अगर इस तरह से आप समझना चाहें तो एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाएगा और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पर आ जाएगा। तो जब क्रस्ट ट्रफ पर आएगा और ट्रफ क्रस्ट पर आएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को डिस्ट्रॉय करेंगे। और अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हुए तो खत्म, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे हम साउंड वेव को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें तो क्रस्ट नहीं होता, वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें तो कंप्रेशन होगी, रेयरफैक्शन होगी। तो अगर पाथ डिफरेंस इसमें λ/2 के बराबर आ गया या फिर 3λ/2 के बराबर आ गया या फिर 5λ/2 के बराबर आ गया, 7λ/2 के बराबर आ गया, इनमें से कोई एक भी केस आ गया तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि इधर से जो वेव आ रही है अगर उसका यहाँ पर क्रस्ट पहुंचता है, सॉरी क्रस्ट कह रहा हूं, अगर उसके यहाँ पे कंप्रेशन पहुंचती है तो फिर इधर से क्या पहुंचेगी, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जैसे क्रस्ट ट्रफ से मिलकर डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और अगर यहां से आ जाती है हमारे पास रेयरफैक्शन तो फिर यहां से आ जाएगी कंप्रेशन, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फिर से मिलकर क्या कर देंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। यहां पर आपको साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। यहां पर हमने इधर रखा हुआ है ये ट्यूनिंग फोक जो कि साउंड वेव को सेंड कर रहा है, लेकिन आपको यहां पे आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके पाथ में जो साउंड वेव यहां से आ रहा है और इसके पाथ में जो साउंड वेव यहां से आ रहा है, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2 या 7λ/2 के बराबर हो चुका है, जो कि कंडीशन है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए? अच्छा, तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो फिर हमारे पास यहां पे आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। ओके, तो अब हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या वाकई यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हुई है या वैसे ही साउंड आना खत्म हो गया। हमें ये भी तो हमें टेस्ट करना होता ना। तो हम क्या करते हैं, अब मैं बताता हूं ये रबर बैंड का काम क्या है। ये रबर बैंड को जो है वो यहां से हम ऐसे इसको पुश करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये वाला जो पाथ है ना, इधर वाला पाथ, इस पाथ को ये क्लोज कर देगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम जस्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो साउंड आना बंद हो गया, यहाँ पे आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से हुई है या कुछ और मसला है कि आवाज़ आ ही नहीं रही आगे। तो जैसे ही आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे इस रबड़ को, यहाँ से ये वाले पाथ को आप ऐसे क्लोज कर देंगे, अब साउंड इधर से आगे तो जा नहीं रहा, अब साउंड सिर्फ इधर से इधर आ रहा है। अब इधर से आता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके कैंसिल करता ना, इधर से तो आपने रास्ता बंद कर दिया रबड़ को प्रेस करके, अब तो साउंड सिर्फ इधर से आ रहा है। अब जब साउंड सिर्फ इधर से ही आएगा, इधर से नहीं आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी, तो आपको दोबारा से आवाज आना शुरू हो जाएगी, आपको हल्की सी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी जो कि पहले नहीं आ रही थी। इसका मतलब यह है कि पहले इधर से आने वाली साउंड की वेव और इधर से आने वाली साउंड की वेव आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही थी, इसी वजह से यहां से आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही आपने एक पाथ को बंद किया, दोबारा से आपको साउंड सुनाई देना शुरू हो गया, क्योंकि आप साउंड इधर से आ रहा है और इधर से कोई नहीं आ रहा, तो इसमें इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट नहीं हो रहा, आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।